ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन जो है वहाँ पे हमने सब कुछ थियोरी का पार्ट है वो ख़त्म किया। आज कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद एक्सेस के कुछ क्वेश्चंस को भी हम ट्राई करेंगे। ओके इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे भी है, काफ़ी ज़्यादा भी है, तो आप एक एक न्यूमेरिकल अच्छी तरह से देखते जाइएगा और हर एक में एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट जो होता है कि जनरली अगर वो इक्विलिब्रियम में होता है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। टॉर्क हो तो टॉर्क में दो पार्ट आ सकते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो ये सभी के सभी इक्वल है। कैसे? क्योंकि अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड अगर कहीं लग रहा है तो लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स। रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये सब कुछ आपको इक्वल करके कोई डेटा, कोई वैल्यू है वो निकालना रहता है। अब यहाँ पे ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing a 20 kg leans on a frictionless wall. Its a fit rest on the floor 1 meter from the wall as shown in this figure. तो यहाँ पे ऐसा समझना है आपको कि यहाँ पे एक वॉल होगा और उस वॉल के ऊपर हमने एक लेडर को रखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द वॉल। यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे ए बी जो है वो एक लैडर है। ठीक है, 2 मीटर लेंथ का, सॉरी 3 मीटर लेंथ का है। तो ये 3 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, ये आपका पाइथागोरस हो गया। तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 दैट इज 8, और 8 का रूट करो तो 2√2 मिल जाएगा। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल गया। तो 3 मीटर ए बी, 1 मीटर ए सी एंड 2√2 दैट इज बी सी, ये डिस्टेंसेस मिल गए। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड फ्लोर। तो रिएक्शन यानी क्या? तो कि दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर ये पॉइंट की मैं बात करूँ तो वॉल पे लेडर यहाँ पे कांटेक्ट में, तो उससे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन बनेगी, दैट इज F1। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो लेडर है वो ऐसे खिसक रहा है नीचे की डायरेक्शन, मतलब पीछे पीछे जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वो ऐसे पीछे पीछे जाएगा तो उसकी इस डायरेक्शन में, मतलब लेडर के ही पैरेलल लगेगा F2 फोर्स, और जिस पॉइंट पे लेडर रखा है उससे परपेंडिकुलर वो रहता है नॉर्मल फोर्स। प्लस लेडर का सेंटर पॉइंट है, उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है वेट फोर्स। तो बस यहाँ पे जितने फोर्सेस हमने देखे, वैसे लैडर अगर ये पीछे की साइड खिसकेगा, मतलब अगर स्लिप होता है तो फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ और बताऊँ तो कि एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, बट वो ऑलमोस्ट उसी से साइड में रहेगा। हाँ, एक फोर्स ऐसा फ्रिक्शन, और एक फोर्स ऐसा W, और एक फोर्स ऐसा दैट इज़ F1, यहाँ पे नॉर्मल। और ये जनरली F2 जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड की डायरेक्शंस में है, सो दैट इज़ कंसिडर एज F2। तो अगर मैं कोई एक पॉइंट पे बात करूँ कि सभी फोर्सेस को मैंने कोई एक पॉइंट पे देखा, तो कौन कौन से फोर्सेस जो है वो यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। नॉर्मल है, F1 है, F2 है, F है, W है। पर ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, थोड़ा उसमें चेंज आएगा। पहले यहाँ पे 3 मीटर, 1 मीटर और इससे 2√2 निकाल दिया जो आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा हम आगे लेते हैं। अभी ये जो है वो एज इट इज़ में रख रहा हूँ। तो देखिए उसके आगे यहाँ पे जितने भी फोर्सेस का हमने डिस्कशन किया उन सभी पॉइंट को यहाँ पे सिर्फ लिखा कि कौन कौन से पॉइंट्स है, या तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ओके, या तो कौन कौन से डायरेक्शंस में लगेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर के साथ समझा है ना, अगर आप भी चाहो तो आप ये जस्ट फॉर रेफरेंस ड्रॉ कर लो, या तो यहाँ पे लिखा ही होगा W एक्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, D पॉइंट पे रहेगा। रिएक्शन फोर्स F1 ऑफ द वॉल परपेंडिकुलर टू द वॉल बिकॉज द वॉल इज अ फ्रिक्शनलेस, यहाँ से परपेंडिकुलर। अब F2 के लिए देखिएगा, reaction force of F2 floor, this force can be resolved into two components, the normal reactions that is N, मतलब ये जो है ना F2, वही आपको दो पार्ट में देखने को मिल सकता है। ताकि वो जो लैडर से इस डायरेक्शन में था तो दैट इज रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट, वन इज अ नॉर्मल और एक रहेगा फ्रिक्शन। ताकि लैडर का जो एंड पार्ट जहाँ पे रहता है, तो लैडर का एंड पार्ट जहाँ पे रहता है, ओके,
तो उसी पॉइंट से अगर वो पीछे पीछे जा रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला रिएक्शन फोर्स जो है वो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो दैट रिजॉल्विंग द टू कंपोनेंट्स, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन लगा। एंड उसका थोड़ा डिटेलिंग बता दिया कि रिएक्शन फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, दिस फ्रिक्शन प्रिवेंट द लैडर स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एंड हैंस एक्ट्स टुवर्ड्स द वॉल। मतलब क्या, तो कि अगर आप इमेजिन करो या तो कभी आपने ऐसे लैडर हो उसको पकड़ के रखा हो, अगर कोई इसके ऊपर चढ़ रहा है तो याद करिए कि जब वो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है ना तो लैडर अपने आप पीछे खिसक रहा है, गोइंग अवे फ्रॉम द फ्लोर। अगर हमने उसको पकड़ के रखा है तो वी एक्ट फोर्स टुवर्ड द वॉल, तो हम ऐसा फोर्स देकर खड़े रहते हैं जिससे लैडर पीछे ना जाए। ओके, तो अब इतने पॉइंट्स हमने समझ लिए, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो समझ लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा आता है जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। सी द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो वो होता है अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो देखिए अपवर्ड फोर्स था नॉर्मल, डाउनवर्ड फोर्स था वेट फोर्स। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करें तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस फिगर के साथ कंपेयर करते जाइए। फ्रिक्शन टुवर्ड्स द वॉल, F1 away from the wall, तो it is something like that, upward equals to downward, left side equals to right side, तो N equal to W and small f is equals to F1। इतने फोर्सेस हमें मिले। ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी सीधा सीधा वाला। अब आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी सर्कुलर पाथ वाला, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ वाले में कैसा रोटेशन आएगा, या तो किस तरह से टॉर्क लगेगा, किसके अबाउट लगेगा, तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर वो पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं, पर वो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। So it is about the rotational equilibrium, we will consider a torque about the point A। यानी ये पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो इस पॉइंट को समझिएगा। यहाँ से फिगर थोड़ा सा मैं जाने देता हूँ, आप हो आई होप आपके सामने वो फिगर है वो रहेगा, मतलब आपके पास जो फिजिकल कॉपी हो तो उसके साथ उसको कंपेयर करते जाइएगा। ओके, यहाँ पे अबाउट पॉइंट ए है, मैं फिगर के साथ कंपेयर करता जाऊँगा। फिर से यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज है, या तो एक को पॉजिटिव ले लिया दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम में है। सो वी कैन से दैट क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है। तो क्लॉकवाइज फोर्स अबाउट पॉइंट ए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया गया है। तो मैं यहाँ पे ए के लिए वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ए पॉइंट यहाँ पे है। ओके, तो ए पॉइंट पे अब ए के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से ऊपर वाला डिस्टेंस, अब ध्यान से जो मैं बोलता जाता हूँ उसको आप ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करते जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो फोर्स लग रहा था तो यहाँ पे एक आता है W वाला फोर्स। W यानी कौन सा फोर्स भाई? हेलो, W यानी कौन सा फोर्स? हेलो, सुनाई दे रहा है? W यानी ये होता है वेट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखिएगा तो ही ये पॉइंट समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे तो लिख दिया क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे, तो कि देखना ये है कि यहाँ पे लैडर ए से लेकर बी तक था, तो बी पॉइंट पे F1 इधर लग रहा था, यहाँ पे ये डिस्टेंस है। टॉर्क की बात करिए तो यहाँ से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन और वहाँ से फिंगर्स ऐसे करेगी। ओके, अब ये ऐसा डायरेक्शन F1 क्रॉस बी सी, ये तो कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? हेलो, ये फिगर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डायरेक्शन से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? हेलो, एंटी क्लॉकवाइज। ओके,
अब देखिएगा, ये एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज फॉर क्लॉकवाइज एंड दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल ऐसा मत समझिए आप, ओके, चेक करने का, और इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कह रहा था। ओके, याद करिए टॉर्क की डायरेक्शन हम लेते हैं r क्रॉस f, तो BC दैट इज अ डिस्टेंस, तो उसकी डायरेक्शन मैंने फिंगर्स लगाया और फिंगर्स को F1 की डायरेक्शन में कर्ल करना था। तो मैं यहाँ से ऐसे फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ आप फिगर सामने देखिए। तो फिगर के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको रोटेट करवाते हैं तो BC ऊपर जा रहा है, वहाँ से F की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूँगा तो थंब मेरी और, मतलब आपके केस में वो आपकी ओर शायद आएगा। ओके, तो BC इंटू F1 करेंगे तो ये जो है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस बताया है AE इंटू W, तो उसके लिए मैंने आपको आइडिया दिया था कि यहाँ पे AE डिस्टेंस है और ये नीचे आ रहा है, तो क्या करना है, तो क्या हमने ऐसा समझा था कि भाई इसको नीचे एक्सटेंड करना है। ठीक है, देखो AE यहाँ तक है, वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो इस W को मैं क्या कर रहा हूँ, इस W को मैं नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे टॉर्क का डायरेक्शन पता चले। AE क्रॉस W, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हाँ या ना? यस सर। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। यस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ AE और W इज इक्वल्स टू BC इंटू FE, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है। ओके, तो जो स्टूडेंट्स ऐसा मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज लिखा है और एंटी क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, ऐसा लिखना चाहिए। ओके, पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे बताना ये चाहते थे कि एक साइड का टॉर्क इक्वल्स टू दूसरी साइड का टॉर्क होता है। तो यहाँ पे आपको पहले तो टॉर्क यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसा है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो समझ में आएगा तो ही आपकी बात आगे बढ़ेगी। यहाँ पे F1 और F2 अननोन थे। अब देखिएगा, हाँ, AE, तो क्या वो AC का आधा यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ मीटर। वेट फोर्स, तो लेडर का वेट आपको बता दिया था, ओके, 20 kg था, तो W मिल जाएगा M इंटू जी। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा M इंटू जी, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू हाफ, तो 20 इंटू 10 दैट्स 200 का हाफ, दैट इज 100। और यहाँ पे है F1 और यहाँ पे आ जाएगा 100/2√2। अब 100/2√2 है तो ये तो चलो हो गया 50, तो 50 डिवाइड बाई √2 है, यानी कितना बचेगा, तो कि 25√2 जितना F1 का वैल्यू जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे जो F1 हमने निकाला वो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में लिया था, सबसे पहला पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, F2 विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ, वैसे मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे W काउंट करने के लिए mg लिया था, उसमें g मैंने 10 लिया था, इसलिए ये मेरा 200 आता था। ठीक है, बट अल्टीमेटली 34.6 जो है, अगर आपके पास कैलकुलेटर इजीली अवेलेबल हो फटाक से, तो 25 इंटू √2 करो, ये तो 25 इंटू 1.7 करो, है किसी के पास अवेलेबल? 42.5। 42.5। हाँ, तो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन मुझे दिख रहा है, W एंड 2√2, W 196, एक सेकेंड, 42 और ये है 34, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लेट मी चेक अगेन। W हो जाता है 20 इंटू 10, दैट्स 200/2, सो दैट इज 100, 100 डिवाइड बाई 2√2, so that is a 50/√2, so that is a 25 into √2। चलो ये बरोबर है। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे W है वो 196 देता हूँ, चलो 196/2 करिए। 98। 98। हाँ, डिवाइड बाई 2 करिए। 49। 49। 49। 49/2
√2 करिए। 20 24.82 कितना 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 20 4.5 49/√2। 28.82 अजीब अजीब आंसर दे रहे हैं आप लोग। 24.5। हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब देखिएगा, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस 49 में 1 ऐड करो तो कितना होगा? 50 ओके, 50/√2 है तो 50 को मैं 25 2 जा 50 कह सकता हूँ, हाँ या ना? yes 2 को मैं √2 इंटू √2 कह सकता हूँ, तो क्या? हाँ, तो √2 कैंसिल करो तो 25 इंटू √2 आएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे 49 मैं भी चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे आंसर में एक सेकंड अभी अब मैं ही कर लेता हूँ। ओके, और चेक कर लेते हैं कहाँ पे, ताकि यहाँ पे आंसर्स में थोड़े वेरिएशंस मुझे ज़्यादा दिख रहे थे। तो 49 डिवाइड बाय 1.41 मैं कर दूँ तो 34.74 आ रहा है, तो दैट इज़ ओके, 34.6। ओके, और 49 दैट इज़ 24। अच्छा, समझ गया मैं आप कहाँ से 24.5 लेकर आ रहे थे, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, वहाँ पे भाई आप कुछ अलग कर रहे थे। 196/449 and divide by 1.41 that is 36, सॉरी 34.6। तो ये उसके हिसाब से भी ये राइट बन रहा है। और यहाँ पे अगेन आई चेक दैट 1.41, हाँ ये जिसने आंसर बताया है वो आंसर गलत है। तो ये जिसने आंसर बताया उसने मुझे ज़्यादा कंफ्यूज किया, ताकि 25 इंटू √2 करो ना तो वो 42 कभी नहीं आता है। 35 इंटू √2 करो तो आंसर आता है 35.25। ओके, सो दिस आंसर मेक्स मी कंफ्यूज। तो प्लीज़ आप कैलकुलेटर से अच्छी तरह से कैलकुलेशंस करिए। इट हैपेंड इन एग्जाम ऑल्सो कि अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो फिर भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आपका आंसर कहीं का कहीं और चला जाएगा। ताकि अगर आप 9.8 की बजाय 10 लो तो ये 35 34 के आसपास मिले और ये 42 मिले, इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मुझे अपना आंसर मिल गया कि 34.6 ये लिया, तो अदरवाइज 25 रूट में रख सकता था, दैट विल बी 35.25। तो इसमें कोई बड़ा गैप नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में कोई जगह पे कोई करेक्शंस नहीं, इट इज़ परफेक्टली फाइन। पर मैंने कैलकुलेशंस थोड़ा सा मेरे हिसाब से कहा था। अब जैसे ही हमें यहाँ पे F1 जो है वो तो मिल चुका है, पर हमने ऐसा कहा कि F2 दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट, वन इज नॉर्मल एंड अनदर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अब देखना ये है कि स्मॉल f, देखिए ये स्मॉल f इस डायरेक्शन में है तो F1 इस डायरेक्शन में था, नॉर्मल ऊपर तो वेट फोर्स नीचे था, तो फ्रिक्शनल इक्वल्स टू F1 बन गया, नॉर्मल इक्वल्स टू वेट फोर्स बन गया। वेट फोर्स 20 इंटू जी 200 कह सकते हैं, F1 35 के आसपास है तो 34.6 कह सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑलवेज एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर रहते हैं तो आप सीधा सीधा पाइथागोरस ले सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ, सो दिस इज कंसिडर एज स्मॉल f एंड दिस वन इज कंसिडर एज a नॉर्मल। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको F2 का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट स्मॉल f स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड दैट विल बी 199.0 न्यूटन। लेट मी क्लियर वन मोर पॉइंट कि अगर मैं इसको मेरे तरीके से करता और यहाँ पे मैं किसका स्क्वायर, तो के ये स्मॉल f का स्क्वायर, स्मॉल f का स्क्वायर यानी क्या था, तो कि ये 34.6 मिला था ना, तो वो मेरा था 25√2 था, बरोबर। इसका मैं स्क्वायर करता तो ये हो जाता 2, 25 का स्क्वायर। ओके, तो 25 का स्क्वायर होता 625 इंटू 2। ओके, तो मैं इसका स्क्वायर करूँ और 200 का स्क्वायर करूँ और बाद में रूट निकालूँ
तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, समटाइम्स इट हैपेंड कि हम जज नहीं कर पाते हैं कि डिफरेंस बड़ा है या डिफरेंस छोटा है। तो उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके घर के आसपास कहीं प्रोविजन स्टोर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए गए। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे आपने 28 रुपीज़ का कुछ लिया। ओके, कुछ कॉम्बिनेशंस आपने लिया। आपने 30 रुपीज़ दिया, यू वेट फॉर द 2 रुपीज़। ओके, यू वेट फॉर द 2 रुपीज़। अगर मान लो शॉपकीपर नहीं दे रहा है या तो वो भूल गया, तो वी गिव द रिमाइंडर, एक्सक्यूज मी, वो मैंने 30 रुपये दिए, 2 रुपये देने बाकी है। तो फटाक से आपको 2 रुपये दे देगा। ओके, अब आप गए कहीं पे, बड़ी सी शॉप में गए। ओके, वहाँ पे आपने कोई गारमेंट्स खरीदा। फॉर एग्जाम्पल 1995 का आपने कुछ खरीदा। ओके, उसमें भी शर्ट या पैंट वॉट एवर, आपने उसको 2000 रुपये दिए। ओके, तो जैसे आपने 2000 दिए, वो सीधा आपको सिर्फ बिल देगा 1995 का, एंड वो कहेगा नेक्स्ट। ना तो हम वहाँ पे कहेंगे कि एक्सक्यूज मी 5 रुपये बाकी है, ना तो वो आपको देगा। हाँ, अगर थोड़े आप जेन्यून है, थोड़ा वो जेन्यून है, तो वो बिल और 5 रुपये दोनों ही आपको साथ में देगा। यहाँ पे हम 2 रुपये नहीं छोड़ने वाले थे, यहाँ पे हमने 5 रुपये छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये 30 रुपये का सवाल था और ये 2000 का सवाल था। तो 30 रुपये के रिस्पेक्ट में 2 रुपये काफी बड़े लग रहे थे, 2000 के रिस्पेक्ट में 5 रुपये हमें काफी कम लग रहे थे। अब मान लो आप कहीं पे खाना खाने गए। मान लो कोई बड़ा पार्टी आपने दिया था। फॉर एग्जाम्पल 2730 रुपीज़ का बिल हुआ। ओके, यू जस्ट गिव द 3000 रुपीज़, और आप टेबल से जा रहे थे, तब वो वेटर आया और आपने उसमें से देखा। तो आपने क्या किया? या तो आपने 3000 रुपीज़ रखे होंगे, या तो आप 2800 देकर निकल जाएंगे। ओके, अरे बिल तो 2730 का था, यू पेड 2800, कितना डिफरेंस हुआ ये? 70 रुपीज। एंड वी सेड हाँ, या दैट्स ओके, इट्स ओके, यू कीप द चेंज। ओके, और ये टिप। ओके, एक तो हमने महंगा खाना खाया, फिर भी हमें टिप देने में बड़ा आनंद आता है। देना चाहिए, सब लोग ऐसा कहते हैं, हम भी देते हैं। तो यहाँ पे 70 रुपीज हमने जाने दिए, या तो एक्स्ट्रा दे दिए, फिर भी हमें कुछ बुरा नहीं लगा। ओके, तो यहाँ पे 70 इग्नोर हुए, यहाँ पे 5 इग्नोर हुए, पर यहाँ पे 2 रुपये इग्नोर नहीं हो रहे थे। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल कि कहाँ पे क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं और कहाँ पे कोई चीज अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आप काफी छोटे हैं, पर अगर मान लो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो कोई बिजनेस डील हो रहा है, या तो कोई घर खरीद रहा है, कोई परचेज करे, कोई बड़ा बंगलो ले रहा है। ओके, तो मान लो कि वहाँ पे हमने कुछ बार्गेनिंग किया और हमने ऐसा कहा कि ये नहीं यार, आपको 4-5 लाख तो कम लेने ही पड़ेंगे। हैं, 4-5 लैक्स कम लेने पड़ेंगे? तो क्या, हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि यार वो 85 लैक्स बोल रहा है और हम 80 लैक्स बोल रहे हैं। ओके, बाद में ये थोड़ा कम करेंगे, ये थोड़ा बढ़ाएंगे, मतलब डील 82 लैक्स में फाइनल किया। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? 3 लैक्स रुपीज का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे 3 लैक्स रुपीज, हाँ दैट्स ओके। क्यों? वाई दैट्स ओके? ताकि यहाँ पे वो जो डिफरेंस था, वो 3 लैक्स का डिफरेंस 85 लैक्स के रिस्पेक्ट में था। और फिजिक्स के लिए ये सभी पॉइंट्स को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। और जनरली ये हर एक चीज़ें हमें इसी मामले में जल्दी समझ में आ जाती है, ताकि हमें कुछ समझ में आए या ना आए, ये लैंग्वेज सबको समझ में आती है। ओके, ताकि हमारा दिमाग है ना उन बातों के लिए काफ़ी सीरियस या तो सिंसियर रहता है। ओके, इट्स ऑल्सो लाइक दैट कि आपको कोई फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट देना है, तो ऐसा भी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि दो टाइप के फ्रेंड होते हैं। एक जिसमें कंट्रीब्यूशन में ही गिफ्ट लेते हैं, और डिसाइडेड है कि भाई 25 रुपये निकालेंगे या 30 रुपये निकालेंगे, मैक्सिमम 50 रुपये निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन जो होगा जो मिलेगा उसमें से गिफ्ट ले लेंगे। और एक दोस्त ऐसा होता है जिसके लिए गिफ्ट अच्छा होना चाहिए, बजट जो है वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो जैसे वहां पे हमारे अलग अलग
पैरामीटर्स होते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में भी ये अलग अलग पैरामीटर्स होते रहते हैं। तो छोटी छोटी वैल्यू के लिए ज़्यादा ये कॉन्शियस नहीं हो जाने का कि अरे यार इधर 200 है, इधर 196 आया, इट्स ओके, रिलैक्स। ओके, हाँ, जैसे यहाँ पे 25√2 किसी ने बोला था 42, तो वो 42 और 34.6, दैट इज अ बिग डिफरेंस। कंपैरेटिवली वो डिफरेंस है, वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए मुझे पूरा कैलकुलेशन फिर से देखना। तो यहाँ पे ये मिल जाता था आपको F2 का वैल्यू। अगर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू करेंगे तो यहाँ 199 की बजाय थोड़ा सा प्लस माइनस आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये एक एडिशनल पॉइंट उसने रखा हुआ है कि कितने एंगल पे ये जो लैडर है उसको रखना चाहिए, तो वो होता है tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, पर यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल फोर्स अपॉन फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो अब यहाँ पे ये नॉर्मल अपन फ्रिक्शनल है, वैसे यहाँ पे tan दिया हुआ है जो एक्चुअल में होना चाहिए tan अल्फा। ओके, tan अल्फा इज इक्वल्स टू n बाय एफ। तो ये आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, याद होगा कि tan थीटा या तो एंगल जो है वो नॉर्मल फोर्स अपन फ्रिक्शनल फोर्स हम कहते हैं। आपके पास नॉर्मल फोर्स भी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, उसका आपने वैल्यू निकाल लिया, तो आपको ये एंगल अप्रोक्सीमेशन मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए, और वो ये कि अगर हमें tan थीटा का वैल्यू 5.6568 मिलता है तो उससे एंगल का वैल्यू जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये तो आता होगा, tan थीटा से थीटा कैसे निकालना है वो। हेलो, Yes, sir. ओके, चलो गुड। ओके, अब देखिएगा, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन थे। यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका जो टॉर्क को लेकर जो दिमाग है, डायरेक्शंस को लेकर दिमाग है, आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस पी है, एंगुलर मोमेंटम है, उन सब में अगर दिमाग थोड़ा सेट किया है, मैंने जब जब बोला तब आपने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेकर आर क्रॉस एफ या आर क्रॉस पी, अगर आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ सकते हैं। अभी भी आपको मतलब काफ़ी बार टाइम मिलता रहेगा, चांस मिलता रहेगा कि जो बोला जाए उसी को 100% फॉलो करते जाना है। ठीक है, तो देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास एम रिलीज फ्रॉम पॉइंट पी। तो यहाँ से हम फिगर के साथ साथ थोड़ा सा रिलेट करते जाएं। Particle of mass m is released from point P at x equal to x0 distance on the x-axis from origin O and falls vertically along the y-axis as shown in figure. ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट था, ऑब्जेक्ट था, उसको आपने फ्री फॉल करवाया, और यहाँ से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये कोई स्ट्रिंग हो सकता है, वहाँ से कोई मास सस्पेंडेड हो, बॉब हो, और वो बॉब को आप ऐसे रिलीज करो तो शायद ऐसा कोई वो टॉर्क जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा समझ ले कि हमने यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया या तो सिर्फ उसको छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, वेट फोर्स लग रहा है x इक्वल टू x0 डिस्टेंस पे हम उसको फ्री फॉल करें। पर यहाँ पे जो हमें लेना है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लेना है। तो सिचुएशन जो उसको अच्छी तरह से समझने का ट्राई करिएगा। नाउ दिस क्रॉस डायरेक्शंस, उसको मैं समझा दूं कि ये क्रॉस क्या समझाता है। आपने देखा होगा एरो, एरो देखे होंगे कभी आपने। ओके, Yes, sir. तो जब आप ये एरो देखते हो तो यहाँ से इट्स समथिंग लाइक दैट कि मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि दैट एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, तो आपको वहां से डॉट दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दैट एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो डॉट दिखेगा। तो वेन एवर वी शो द डॉट, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे डॉट आपकी ओर आया, ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे दैट इज हमारी ओर आया, तो इस डॉट को कहा जा सकता है कमिंग आउटसाइड, मतलब वो हमारी ओर आया। तो ये जो एरो है ना, उसका ये शार्प पॉइंट
मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन है, उसमें से ऐसे बहुत सारे एरो आपकी ओर आ रहे हैं, तो आपको उस हर एक एरो का शार्प पॉइंट आपकी ओर आता हुआ दिखेगा। पर ऐसा मानिए कि आपने बहुत सारे एरो आपकी स्क्रीन में शूट किए, तो जो उसका ग्रिप है पकड़ने वाला, वो ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरह से देखिए तो आपको ऐसा क्रॉस 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 दिख सकता है। मतलब क्या, तो कैसे एक साथ बहुत सारे एरो स्क्रीन की ओर गए, ये तो आपके सामने जो वॉल है वहां पे बहुत सारे एरो गए, तो आपको उस सभी एरो का ग्रिप दिखेगा। इट मीन्स इट इज ए क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो डॉट हो तो उसको कहते हैं कमिंग आउटसाइड, और अगर क्रॉस हो तो उसको कहा जा सकता है गोइंग इनसाइड। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, 12th में भी काफी सारी जगह पे ये काम में आ सकता है। सो हियर इट गिवन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्रॉस ऐसा दिखा है। तो देखो ये अगर ये अंदर की ओर जा रहा है ना क्रॉसेस, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टॉर्क जो है ना वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो आर क्रॉस एफ ऐसा कुछ यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए एक्स एक्स नॉट दैट इज आर, एफ नॉट दैट इज नीचे, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो नीचे, तो आर क्रॉस एफ। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि दैट इज गोइंग इनसाइड, 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 यानी यहाँ पे टॉर्क के लिए जो रोटेशन होता होगा, वो रोटेशन कैसा होता होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होता होगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन समझने के लिए इस चैप्टर के हर एक छोटे 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 पॉइंट्स को आपको समझना पड़ता है। ओके, हाँ याद रखना है तो जो दिया है वही का वही आप पढ़ लो, 2-4 बार लिख लो तो काम हो जाएगा। पर वो याद रखा हुआ है वो कुछ काम का नहीं है, समझा करिए चीज़ों को। ओके, तो ये फिगर जो है वो काफ़ी कुछ हमें समझाता है। ये सभी पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन एवर देयर इज अ डॉट, ऐसे 2-3 डॉट बनाइए, सर्कल बनाइए, ऐसा दिखाइए कमिंग आउटसाइड, ऐसा क्रॉस बनाइए, मतलब एरो बनाइए। ओके, सो दिस इज कंसिडर एज ए ग्रिप, जहाँ से होल्ड किया जाता है। और क्रॉसेस दिखाइए, दैट इज कॉल्ड गोइंग इनसाइड। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना है, कमिंग आउटसाइड एंड गोइंग इनसाइड। अब उस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द टॉर्क acting on the particle at time t when it is at point q with respect to o। पहला पॉइंट टॉर्क फाइंड करना। दूसरा एंगुलर मोमेंटम l of the particle about o। तो टॉर्क के लिए होता है r क्रॉस f, एंगुलर मोमेंटम के लिए होता है r क्रॉस p। एंड we can show that torque equals to dl by dt in this example। तो वो तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि टॉर्क होता है dl by dt के इक्वल। तो वैसे तीनों क्वेश्चंस में कोई डेटा नहीं है, मतलब ये प्रूडेड टाइप का क्वेश्चन है। प्रूडेड टाइप का क्वेश्चन हो तो वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का हुआ, ताकि उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है। और उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो क्वेश्चन जनरली अगर जब भी कोई पूछते हैं तो एज ए डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज टॉर्क फॉर्मूला। तो क्या आर क्रॉस एफ, आई कैन से दैट टॉर्क आर एफ साइन थीटा, सिंपल सी बात। फिगर देखते जाने का। देखिए अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ तो थीटा के लिए होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही लाइन मैं यहाँ पे खींच लो, अपोजिट साइड यानी ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन बन जाती है एक्स नॉट, हाइपोटेन्यूज बन जाता है आर। दिस आर इज अ डिस्टेंस, दिस एफ इज अ फोर्स। तो डिस्टेंस हुआ आर जितना, फोर्स लगता है वेट फोर्स जितना, एक्स नॉट बाय आर, आर आर कैंसल, एम जी इंटू एक्स नॉट, खत्म हो गई बात। अगर कोई कहता है कि ऐसा ना सोचते और सीधा सीधा सोचते तो सेम होता। देखिए मैंने कहा था ना आर क्रॉस एफ, ओके दैट इज अ क्लॉकवाइज, तो ही तो इनसाइड जाएगा। ओ के रिस्पेक्ट में देखो तो ये बना डिस्टेंस कितना है, एक्स नॉट जितना। कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स जितना, तो डिस्टेंस एक्स नॉट, एंड फोर्स एम जी जितना, तो एम जी इंटू एक्स नॉट। एंगल कितना है 90, सेम। ओके, सेम टू सेम चीज मिल जाती है आपको। Direction of torque directed into the plane of paper and it shows by
crosses, okay, into the plain paper, that is called the going inside. If there is a dot, it is coming outside. ठीक है, चलो अब आता है एंगुलर मोमेंटम की बारी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, आर पी साइन थीटा, वेलोसिटी होती है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आर एम वी साइन थीटा ऐसे मैं कह सकता था। अब यहाँ से छोटा सा पॉइंट आएगा कि आपने उसको ड्रॉप किया। सो व्हेन यू ड्रॉप इट, इनिशियल वेलोसिटी क्या, ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ, ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 हो गया, वेलोसिटी बिकम सी टी। और क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत सिंपल सा बन गया। आर एज इट इज, वेट फोर्स यानी मास एम जी जितना, ओके एम जी सॉरी मास एम जितना एज इट इज, वेलोसिटी जी टी जितना, और साइन थीटा अगेन एक्स नॉट बाय आर, आर आर कैंसिल करो, एम जी एक्स टी, ऐसा एंगुलर मोमेंटम बन गया। ओके, अब यहाँ पे कोई ऐसा कहता कि नहीं यार उसको थोड़े अलग तरीके से मैं देखूँ तो क्या आर क्रॉस पी ऐसा कहते थे? तो क्या हाँ, पी क्या होता है? तो क्या मोमेंटम। तो क्या हाँ, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो डिस्टेंस जो था दैट इज एक्स नॉट। ओके, अब मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या मास भी आ गया, तो क्या एम। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता? तो क्या यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, एक्सेलरेशन बनता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बन जाता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, था v इक्वल टू जी टी, तो वो भी सीधा सीधा बन गया। तो आप कोई भी वे से देखो, आपको उसका सही सही आंसर मिल सकता है। अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है डी एल बाई डी टी टॉर्क होता है। तो देखो कितना सिंपल, एम जी एक्स नॉट टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करो तो टी यहाँ से कैंसिल हो गया। जैसे ही टी कैंसिल हो गया बचा एम जी एक्स नॉट। एम जी एक्स नॉट क्या था? टॉर्क। लो हो गया। तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली थोड़े से शायद डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर करना हो तो बहुत ही आसान आपके लिए हो सकता है। जिसमें आप सिंपल एफर्ट्स डालो तो भी आपका काम काफ़ी अच्छा जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा सब लोगों को। Yes, sir. ओके दैट्स ग्रेट। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगाना है। ये क्वेश्चन जो है ये कितने लोगों को पता है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पढ़ा है कहीं पे? यस सर, केमिस्ट्री। Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री में आता है, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे बताया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिस रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विथ दिस वेलोसिटी, शो द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। अब ये जो है ना वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, एनसीईआरटी का ही है, पर आपने बोहर का नाम सुना है? Yes, sir. बोहर। Yes, sir. तो Yes. बोहर की हाइपोथेसिस है। तो बोहर हाइपोथेसिस है ना, उसमें ये एक पॉइंट आता है कि एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई जैसा होता है। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई जैसा होता है, वहां से इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। हमें बोहर हाइपोथेसिस में नहीं काम करना है, ना तो हमें ये देखना है कि ये कैसे होता है। हमें तो सिर्फ यहाँ पे गिवन डेटा का यूज करके एंगुलर मोमेंटम h अपन 2 पाई के इक्वल होता है वो शो करना है। हमें तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यूज करना है, दैट इज एम वी आर, मास पॉइंट सॉरी मास गिवन 9.31, वेलोसिटी 2.2 10⁻⁶, आर 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना। तो हो गया आपका डिस्टेंस, मास एंड वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो हमें कोई एक वैल्यू जो है वो मिल सकती है। ओके, h अपॉन 2 पाई करो तो हमें एक वैल्यू जो है वो मिल सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं करेक्ट करवाना चाहूँगा, आप अपनी फिजिकल कॉपी में वो करेक्शन कर सकते हैं।
यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस है, इसके इक्वल वैल्यू क्या आती है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। सो आई सजेस्ट कि आप अपने हिसाब से वो वैल्यू डाल दे सकते हैं। वैसे -31 और यहाँ पे -4 आप डालिए, ताकि -10 और 6 -4 बचेगा, ठीक है। तो -31 -4 यानी 10 का पावर बचेगा -35। 0.53 इंटू 2.2 इंटू 9 करिए, देखिए क्या आता है आंसर। कैलकुलेटर से थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, थोड़ा प्रॉपर करिएगा। हाँ भाई, वैसे 0.5 इंटू 2 1 ही बनेगा, 10 ऐसा कुछ आ सकता है शायद। 9.494 फिर से रिपीट करिए। 10.494 ओके, 10.494, 10.494। ओके, अब यहाँ से 10.494 है और ये 1.05, आई थिंक दैट विल बी द सेम वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेशन से आप कह सकते हैं कि हाँ यार दोनों का सेम वैल्यू बना। सो अगेन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एक तरीके से ये क्वेश्चन सिंपल था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। सेक्शन नंबर का हो चुका है हमारा कि बाकी है, याद करिए। हो चुका है शायद। शायद या कि सच में हो चुका है। हो चुका है सर। ये कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, जब टॉपिक यस समझाया सर, था ना, यस तब सर। उसी के साथ। हाँ सर। अच्छा 17 हो चुका है। Yes, sir. 18 भी हो चुका है, राइट। Yes, sir. अब देखिए, ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। बाकी वैसे भी बहुत सिंपल सा है। इसके लिए आप ऐसा एक क्या बोलते हैं, एक इमेजिनेशन सा कर सकते हैं। अगर कभी आप कोई सर्कस वगैरह देखने गए हो और आपने उसके अंदर है ना, ऐसा एक जगलर होता है, वो क्या करता है, एक रिंग लेता है, ओके, एक ट्राइंगल या एक रेक्ट अलग शेप का, और उसको गोल 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 घुमाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अलग 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 बड़ी बड़ी रिंग भी वो उसको घुमाता है। ओके, तो वहाँ पे जो बेसिक बंदा है वो क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही समझने का ट्राई करना है कि अगर मान लो कैसा सिस्टम है जहाँ पे ऐसे 4 स्फीयर है जिसका रेडियस यहाँ पे स्मॉल ए लिया हुआ है। तो 4 स्फीयर, diameter 2a, mass capital M, that each are placed with their centers on the 4 corners of a square of side B। तो सबसे पहले फिगर पड़ा, डायमीटर 2a हो तो रेडियस उसका a बनेगा, हर एक का मास m जितना है, 4 कॉर्नर ले लिए स्क्वायर के जिसका साइड b है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम ऐसा कहते हैं स्फीयर का खुद का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो कि अगर सॉलिड हो तो 2/5, अगर होलो हो तो 2/3। पर मैं यहाँ से एक सीधा रखकर इन दोनों के उसको आजू बाजू घुमाऊं, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास होता है, इसका भी मोमेंट ऑफ, तो दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बनेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए हम उसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट, ओके, ए पॉइंट के आजू बाजू हमने लेना था, तो 2/5 MA स्क्वायर, ध्यान से देखते जाइएगा। इसका खुद का, तो हर एक का अपना अपना जो है वो 2/5 MR स्क्वायर होता है, हाँ या ना। तो देखिए 2/5 MR स्क्वायर, 2/5 MA स्क्वायर, 2/5 MA स्क्वायर, 2/5 MA स्क्वायर, कैसी कितनी बार आएगा, 4 बार। प्लस इसके अबाउट ये एक्सिस से ये पैरेलल एक्सिस आप ले लो, तो MD स्क्वायर। तो MD स्क्वायर मतलब ये दो जहां है वहीं के वहीं रहेंगे, ये उसके आजू बाजू घूमेंगे।
तो मास तो सबका mm है और इसके साथ डिस्टेंस कितना है b स्क्वायर, तो इसके लिए mb स्क्वायर, इसके लिए mb स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा समझने का कि 4 टाइम्स आएगा 2/5 एम स्क्वायर और 2 बार आएगा एम बी स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। ओके, 2 के लिए अप्लाई होगा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। जो स्फीयर वहाँ जहाँ है वहीं का वहीं 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 2 8/5 एम स्क्वायर 2 एम बी स्क्वायर। अब जो भी कॉमन लेना हो यहाँ पे 2/5 कॉमन लेना था, ले लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? यस सर। दैट्स ग्रेट। नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा जरूर। हाँ, ओके सर। अब देखो 20 जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे, पता चल जाएगा। एज वेल 21 भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसके लिए आपको एक छोटा सा हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जस्ट देखा क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, पहला पॉइंट। दूसरा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद होगा। यस सर। तो देखो आई की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे याद होगा वॉर वी इक्वल टू ओमेगा आर। यस सर। तो वो आ गया रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बस दोनों का ले लो रेशियो, क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? हेलो? Yes, sir. यस सर। ओके, 22 विद द सेम आइडिया, बस उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो भी आप करिए। और 23 जो है उसमें भी थोड़ा सेम टू सेम है, पर उसके लिए एक छोटा सा फिगर चाहो तो ऐसा इमेजिन करने का, मैंने यहाँ पे बना दिया कि थीटा एंगल हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो वहां पे होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे 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 नीचे आएगा किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक। पर याद करिए हमने ऐसा समझा था कि उसका सेंटर है ना, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देगा और बाकी का ऑब्जेक्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देगा। बस वो समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पर ट्राई करने का, ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, एफर्ट्स डालने ज़रूरी है, एफर्ट नहीं डालोगे तो इजी न्यूमेरिकल भी बहुत ही डिफिकल्ट लग सकता है। 24 आई थिंक दिया था होमवर्क में कि नहीं दिया था? वैसे 24 25 दोनों आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 26 27 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। ओके, 28, अच्छा याद करिए 28 हो चुका है हमारा। एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, शॉर्टकट बताया था आपको। If radius becomes a half, then what will be the length of the day? यस सर, हो चुका है। हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से दिया है उससे भी बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ये कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. यस सर। अब 29 दैट्स थ्योरी, पर रिपीट मैं करवा दूंगा। ओके, तो आपको पार्ट 2 में से आज कौन कौन से क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, चलो वन बाय वन देखते जाते हैं। यस, यहाँ से तो 13th। ओके, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, मैं भी लिख दूंगा अभी। पार्ट 2 से 13th 14th 15th। ओके, 13th है, 14th है, 15th है, ठीक है। उसके बाद की आपने थोड़े किए हुए थे, होमवर्क में लिखे थे 16 17 और 18।
Then we start with the 19, 20, 21, 22 कर सकते हैं, 24, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, हाँ 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और उसके बाद 24, 25 इजी, 26 मैं करवा दूंगा, 26, 27 दोनों, और 28 हो चुका है और 29 में करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और सब कुछ आप लिखेंगे 2 बार ये न्यूमेरिकल्स। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ पार्ट 4 से। ओके, पार्ट 4 से भी आप कुछ क्वेश्चंस कर दें, सो दैट्स बेटर। ओके, पार्ट 4 से इनिशियल जो क्वेश्चंस है, पार्ट 4 से दिया था कोई होमवर्क? हेलो, पार्ट 4 से कोई होमवर्क दिया था? पार्ट 4 से 1, 2, 3, देन 6। नहीं सर, नहीं दिया था। हाँ, तो 1, 2, 3, 6। ओके, ये थियोरी है, ये मैं करवा दूंगा। ये तो मस्त है, ये तो मैं ही करवाऊंगा। नहीं, ये नहीं। चलो और एक ऐड कर देता हूँ सिर्फ उसमें, 12। ओके, 6 एंड 12। ओके, ये रहेगा 1 टाइम, ठीक है। तो पार्ट 2 से इतने क्वेश्चंस आप लिखेंगे 2 बार और इतने लिखेंगे 1 बार, जस्ट फॉर द रेफरेंस करिएगा। बहुत ही आसान सा है, पर पार्ट 2 के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको पार्ट 4 जो है वो काफ़ी इजी लग सकता है और लगना चाहिए। ये आप होमवर्क करो और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, तो हम उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, सर। तो अभी लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब नेक्स्ट